नमस्कार। न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है, इस तरीके से खुलता है कि बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों को समझ में आए। इसलिए न्यूज का फैमिली शो है, बार बार याद दिलाता हूं। और आज तो क्लास लगाने के लिए बहुत कुछ है, तो बिना वक्त गवाए पाठशाला की शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज सावरकर की जिंदगी का वो चैप्टर खोलने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और यह कहने की वजह है, यह कहने की वजह है, और वो वजह क्या है आज जब आप ये पूरा शो देखेंगे आपको समझ में आएगा। सावरकर की माफी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। सावरकर की माफी पर अटक गए लोगों की क्लास लगेगी। वो माफी से आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्यों नहीं बढ़ना चाहते वो भी बताऊंगा। और माफी का वो सच आपको बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। इसलिए कह रहा हूं ये पूरा शो देखिएगा, परिवार के साथ देखिएगा, बच्चों को भी बैठाकर दिखाइएगा। सावरकर या वीर सावरकर, आज आप तय करेंगे कि उन्हें सावरकर बुलाना है, माफी मांगने वाला सावरकर बुलाना है, या वीर सावरकर बुलाना है। आज इस क्लास के बाद आप तय करेंगे, और यह जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहा हूं। यह आप कैसे तय करेंगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज भारत की स्पीड और स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा, वो क्लास भी लगेगी। और वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड हटाने वाला मोदी प्लान क्या है। हर जगह आप देखते हैं ना, बोर्ड लगा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस। नरेंद्र मोदी ने यह वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड उखाड़कर फेंक देने का जो प्लान बनाया है, आज वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री का चैप्टर, हर बार की तरह 13 साल के शहंशाह अकबर का पूरा चैप्टर खोलूंगा। लेकिन आज आखिर में भी हिस्ट्री होगी, और शुरुआत भी हिस्ट्री की क्लास से कर रहा हूं। सबसे पहले सावरकर के चैप्टर में जाऊं, उसके लिए हिस्ट्री की क्लास में आपको लिए चलता हूं। सावरकर पर बड़ी बहस है, आज भी है, आज के पहले भी थी, और नई नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपसे कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम आपने हजारों बार सुन लिया होगा बीते कुछ सालों में। उसके पहले भले ना सुना हो, लेकिन हजारों बार सुन लिया। और उनका नाम है सावरकर, ये उनका नाम। लेकिन आज इस क्लास में जो आपको बातें बताऊंगा, पाठशाला में जो बातें बताऊंगा, आज आप तय करेंगे कि इनके नाम के आगे वीर लगाना है या नहीं। वो जो वीर कहा जाता है, वीर सावरकर, वो क्यों कहा जाता है, वो वीर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए सावरकर के नाम के आगे, आज आप ये तय करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हैशटैग न्यूज की पाठशाला, ये नीचे आपके स्क्रीन पर देखिएगा तो वहां भी लिखा आ रहा है, हैशटैग न्यूज की पाठशाला में ट्वीट भी करके बताइएगा कि आपके लिए सावरकर हैं या वीर सावरकर हैं। इस पूरे शो के दौरान आपकी राय देश को पता चलनी चाहिए। और जिन सावरकर की बात कर रहा हूं, उनके उस पूरे चैप्टर को खोलने के लिए सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं कि सावरकर किस जेल में रहते थे। जेल से शुरुआत करता हूं, तब आपको पता चलेगा कि वीर सावरकर या सिर्फ सावरकर। सावरकर अंडमान की जिस सेल्यूलर जेल में कैद थे, सबसे पहले उस सेल्यूलर जेल के बारे में आपको बताता हूं। इस जेल को बनाने के पीछे की कहानी यह है कि 1857 में 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उसके बाद जब आजादी की लड़ाई आगे के कुछ दशकों में और तेज हुई तो अंग्रेजों को अपने राज पर खतरा दिखने लगा। तो अंग्रेजों ने क्या तय किया? उन्होंने तय किया कड़ी सजा देने के लिए एक जेल बनाना पड़ेगा। ऐसी जगह रखो उन लोगों को जो बड़ा खतरा है कि उनकी हिम्मत टूट जाए, उनका हौसला टूट जाए, उनको इस देश को आजाद भी कराना है, ये उनके जहन से डिलीट मार दो। डिलीट, ऐसी हालत दो में रखो, ऐसी यातना दो कि सब डिलीट हो जाए उनके दिमाग से। और इसके लिए बनाया गया वो जेल जहां सावरकर को रखा गया। और उस जेल की कुछ तस्वीरें आपको अभी की दिखा रहा हूं, उस जमाने में क्या हालत रही होगी, कैसी वो जेल थी, आप देखिए जरा। ये उस जेल की तस्वीर है जहां सावरकर रहे हैं। 1896 में 1896 का साल था जब इस जेल को बनाना शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ 14 साल बाद 1910 में जाकर। 14 साल लगे इस जेल को बनाने में।
इस जेल में 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला 3 फ्लोर वाली 7 इमारतें बनाई गई जिसमें कैदियों को रखा गया। यह थी वो जेल, और इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता था। मतलब ऐसी जगह कैदियों को रखो कि तड़पा तड़पा के उनको मारने की सजा दी जाए। कोई किसी से मिलता नहीं, सब एक दूसरे से अलग अलग कोठरी में रहते थे, और कोठरी में कैदी अकेले रहते थे, इसलिए इसे सेल्यूलर जेल कहा जाता था। 698 कोठरियां बनाई गई थी इसमें, 698 आप कह लीजिए सेल थे, जिसमें 698 में एक एक आदमी रहता था। ऐसा बनाया कि किसी का किसी से कोई कांटेक्ट ही ना हो। और यह है कहां, आज की तारीख में कहां है? भारत में जो अंडमान है, जहां आप छुट्टियां मनाने जाते हैं और घूम के आते हैं और खूबसूरती के दीवाने हुए जाते हैं, उस अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में यह जेल थी जहां पर सावरकर को रखा गया, इस पोर्ट ब्लेयर में। और ये चारों तरफ से घिरी हुई है समुद्र से, यानी अगर कोई कैदी गलती से निकल भी जाए तो वो समुद्र पार करके कैसे भागेगा? वो डूब के मरेगा, अंदर रहेगा तो यातना सह के मरेगा। ये वो जगह थी जहां पर काला पानी की सजा इसे कहा जाता था। काला पानी, क्योंकि भाग के जाओगे बाहर तो वहां अंदर पानी में डूब के मरोगे। सावरकर को क्या सजा दी गई, सोचिए। सावरकर की आप बात करते हैं, समझिए कि वो कहां थे और क्या झेल रहे थे। सावरकर की सजा क्या थी, इसको पहले पढ़िए, समझिए, दिमाग की बत्तियां जलाइए, तब समझ में आएगा कि किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। 25-25 साल की 2 सजा दी गई, यानी 25-25 साल की 2 सजा, यानी टोटल अगर आप मिला दीजिए तो 50 साल बैठता है। 50 साल जेल में, उस जेल में जिसमें रहना अपने आप में जिंदगी भर में मतलब सिर्फ यातनाओं को सहना था, वहां कहा गया कि 50 साल इस आदमी को रखो। और क्यों कहा गया 50 साल रखो, यह भी अभी आपको बताऊंगा। 4 जुलाई 1911 यह वो साल था जब सावरकर को सजा सुनाई गई, अंडमान भेजा गया, काला पानी की सजा दी गई। बोला इनको डाल दो, ऐसी जगह डालो कि यह आदमी बाहर दिखना नहीं चाहिए। यह अंग्रेजों का खौफ था। किस व्यक्ति से? सावरकर। इतना खौफ कि इसको वहां डालो जहां से कभी बाहर ना आ सके। और आपको बताऊंगा यह खौफ क्यों था और क्यों इनको जेल में डाला गया। कोठरी नंबर 52 जिसमें इनको रखा गया, कोठरी नंबर 52 52। और इस कोठरी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी, इस कोठरी का हाइट, चौड़ाई, लंबाई कितनी थी? 13.5 इंटू 7.5 इंटू 9 फीट, यानी ये 9 फीट जो है ये ऊंचाई हो गई, 13.5 फीट की लंबाई हो गई और 7.5 फीट की चौड़ाई हो गई। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति को इस कोठरी में रखा जा रहा है, उनकी हाइट थी 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच, यानी सचिन तेंदुलकर से 2 इंच छोटे, आमिर खान से 1 इंच छोटे। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वीर सावरकर की कद काठी कैसी रही होगी। और उनको इस कमरे में रखा गया जहां पर 9 फीट का कमरा था, और बहुत ऊपर एक खिड़की लगा दी गई जहां से थोड़ी सी रोशनी आए और ऊपर से बादल गुजर रहे हैं, ये देख लो। कभी सूरज चढ़ता दिख जाए तो दिख जाओ, बाहर कुछ देख ही ना पाओ। और इस सेल्यूलर जेल में कभी कभी 22 घंटे कोठरी के अंदर रखा जाता था। 22 घंटे अकेले, किसी से बात नहीं, बाहर कुछ दिखता नहीं, इनको वहां रख दिया जाता था। और वो 2 घंटे जो आपको लग रहा है ये किस लिए निकाला होगा? काम कराने के लिए। क्या काम कराते थे? कैदियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां बांध देते थे, हाथ में हथकड़ी लगी होती थी, और उनको कोठरी के एक कोने में शौचालय बनाकर दे देते थे कि यहीं पर रहो। अब आप सोचिए, 10-12 फीट की लंबाई, मतलब इतना सा कमरा है, इसी में कोने में, उस जो आपको अभी तस्वीर दिखा रहा हूं, इसी में कोने में शौचालय बना दिया, यहीं नित्य क्रियाएं निपटाओ। सोचिए किस हालत में सावरकर रहे होंगे। और इसलिए बोलता हूं कि पूरा चैप्टर देखिए और फिर तय कीजिए कि सावरकर या वीर सावरकर। आज जो लोग माफीनामे पर हंगामा करते हैं, उनमें से कितने की हिम्मत है, कितने की हिम्मत है कि इस तरीके से सालों साल बिताएं
पुलिस बुला लेगी ना तो हाथ पैर कांपते हैं। और माफीनामे की बात करते हैं, माफी तो राहुल गांधी ने भी मांगी थी राफेल वाले मामले में, अरविंद केजरीवाल ने भी मांगी थी अरुण जेटली से। उनको लगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर गलती कर दी है, वहां पर जो बोला है वो गलती हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो फंसा हुआ है, माफी मांग ली उन्होंने। ठीक है, आपको लगा गलती की, आपने मांगी। इनको क्या लगा और इन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, ये अभी आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा। और कोठरी के कोने में सिर्फ शौचालय की बात नहीं है। इन कैदियों को जो बाहर 2 घंटे 1 घंटे निकालते थे, कोल्हू में बांधकर सरसों के तेल को पेरने का काम करवाते थे। जैसे बैल चलता है वैसे इन आदमियों को बांधकर लोहे के सिकड़ों से और सरसों का तेल पेरवाते थे। वो काम सावरकर से भी करवाया जाता था। हर कैदी 30 पाउंड यानी करीब 13 किलोग्राम नारियल तेल रोज निकालता था। अरे 1 लीटर आपको निकालना पड़ेगा, 1 किलो तेल निकालना पड़ेगा नारियल तेल का, तो आपका तेल निकल जाएगा। ये उनसे रोज 13 किलो तेल निकलवाया जाता था अंग्रेजों के जरिए। यह था उस काला पानी की सजा में रहना। दिया गया काम नहीं करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटा जाता था। अंडमान में ब्रिटिश अधिकारी बग्घी में चलते थे। कौन चलाता था पता है? घोड़े नहीं चलाते थे, यही कैदी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए खींचते थे उनको। और अंडमान में पहाड़ी इलाका भी है, बग्घी नहीं खींच पाते थे, पहाड़ पर चढ़ाना मुश्किल होता था, तो पीटते थे कोड़े से। ये उस जेल की कहानी, उस सजा की कहानी बता रहा हूं जो 9 साल से ऊपर सावरकर ने सही। और कहते हैं महान वीर सावरकर लगाओ या न लगाओ, हर महीने सेल्यूलर जेल में 3 से 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। यह आपको इसलिए बताया कि पहले समझिए कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो किस हालात में लड़ाई में शामिल हो गए। जुनून था कि देश को आजाद कराना है। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया, उनको मंजूर था क्योंकि उनको देश से अंग्रेजों को निकालना था। लेकिन 1906 में वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। उस वक्त इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। यहीं से सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर हर रविवार को लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते थे। लंदन में उन्हीं अंग्रेजों के गढ़ में जाकर क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते थे और समझाते थे कि यहां इनके यहां रहकर प्लानिंग करते हैं कि कैसे वहां से इनको निकालना है भारत से। सावरकर भारत की आजादी के लिए युद्ध छेड़ने की वकालत करते थे। सबका अपना तरीका था। गांधी जी को लगता था अहिंसा से मिलेगा, आजाद को लगता था उनके तरीके से मिलेगा, भगत सिंह को लगता था उनके तरीके से मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का अपना तरीका था, सावरकर को लगता था युद्ध छेड़ेंगे इनके खिलाफ तो मिलेगा। 1907 में लंदन में भारतीय छात्रों को जुटाकर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की 50वीं बरसी मना दी। वहां लंदन में नाक के नीचे, अंग्रेजों के नाक के नीचे उनको ही ये बताने वाली कि हम भारतीय क्या है, उस इवेंट की बरसी मनाई। ये थे सावरकर। 1857 के विद्रोह को पहली बार सावरकर ने ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कोई और नहीं कहता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। बड़े बड़े नाम जो आप सुनते हैं कोई नहीं कहता था, सावरकर ने कहा। सब कहते थे कि 1857 का विद्रोह कहो, 1857 का विद्रोह। सावरकर ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम कहो इसको। सावरकर या वीर सावरकर तय करने के लिए बता रहा हूं। सावरकर के विचारों से अंग्रेजी राज इतना डरने लगा कि 1909 में सावरकर की लिखी किताब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी राज ने बैन कर दिया। उनके हाथ कांप रहे थे अंग्रेजों के कि यह किताब अगर हर हाथ में पहुंच गई तो क्या होगा, इसको बैन करो। ये थे सावरकर। सावरकर 5 साल लंदन में रहे और वो अंग्रेजी राज की मुसीबत बन चुके थे, क्योंकि वहां भारतीय छात्रों को इकट्ठा करते थे, उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। लंदन में सावरकर अंग्रेजी राज के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। अंग्रेजी राज के अत्याचारों को वैश्विक मुद्दा बनाना चाहते थे। आयरिश, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, अमेरिकन नेताओं के संपर्क में थे। सावरकर के विचार, उनकी गतिविधियों से अंग्रेजी राज डरने लगा। इस बीच क्या हुआ आपको पता है? अब कहानी आ रही है कि सावरकर, जिनसे अंग्रेज इतना डरने लगे थे, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उनको इतनी कड़ी सजा दी गई।
1909 में तब के भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर कर्जन वायली को क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने लंदन में गोली से मार दिया। मदन लाल ढींगरा सावरकर के संपर्क में थे और उनकी बहादुरी की सावरकर ने तारीफ की। इसके बाद अंग्रेजों ने लंदन में सावरकर का जीना हराम कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया। सावरकर 1910 में लंदन से पेरिस चले गए, लेकिन उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। 1910 में सावरकर के भाई पर नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या का आरोप लगा। सावरकर पर नहीं लगा, सावरकर के भाई पर लगा कि इन्होंने मारा है। और सावरकर पर आरोप क्या लगा कि उनके भाई ने जिस नासिक के कलेक्टर की हत्या की जिस पिस्टल से, वो पिस्टल सावरकर ने लंदन से भेजी थी। यह आरोप सावरकर पर लगाया गया और 13 मार्च 1910 में लंदन में उन्हें गिरफ्तार करके ट्रायल के लिए भारत भेजा गया। लेकिन समंदर में जिस जहाज से सावरकर को भेजा जा रहा था, वो उससे कूद गए, समंदर में कूद गए। आप सोचिए, समंदर में लोग सोचते हैं कि यहां कूदेंगे तो जाएंगे कहां। वो भारत लाए जा रहे थे, उनको पता था कि एक बार इनके हाथ चढ़ गए तो देश के लिए क्या कर पाएंगे। वो कूद गए समंदर में, सावरकर या वीर सावरकर, सोचिए। और फिर फ्रांस चले गए। बाद में सावरकर को इतना ये लोग ढूंढ रहे थे कि फ्रांस से किसी तरह प्रत्यर्पण करके भारत लाए। जो अभी आप सुनते हैं ना कि भाई वो विजय माल्या को प्रत्यर्पित करके ले आओ, या दूसरे किसी क्रिमिनल को ले आओ प्रत्यर्पित करके। इतना अंग्रेजों को इनसे डर लग रहा था कि बोले प्रत्यर्पित कर दो, इसको हमारे पास रहने दो, पता नहीं वहां क्या कर देगा। और इसीलिए जो आपको यह बता रहा था कि 25-25 साल की 2 सजा सावरकर को सुनाई गई, उसकी वजह यह थी कि तुमने भाई को पिस्टल कैसे दे दी। उस पिस्टल के लिए 25-25 साल की सजा सुनाकर काला पानी की सजा में अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। कोई बंदूक का मसला नहीं था। अरे उस जमाने में बंदूक लेकर कितने क्रांतिकारी घूम रहे थे, जिनका लगता था कि इनको अंग्रेजों को ऐसे ही हटाया जा सकता है। कोई बंदूक वजह नहीं थी, वजह थी सावरकर से अंग्रेज डर गए थे। और अंग्रेज इतना डर गए थे कि बहाना ढूंढ रहे थे। उनको लगता था कि यह आदमी बाहर रहेगा तो इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, और वो नाम था सावरकर का, इसलिए उठाओ इसको काला पानी में भेज दो। सावरकर या वीर सावरकर, जिससे अंग्रेजों के तोते उड़े हुए थे, हाथ पैर कांप रहे थे, सावरकर या वीर सावरकर। जिसे फ्रांस से प्रत्यर्पित करके लाए, सावरकर या वीर सावरकर। आज इस बात पर विवाद हो रहा है कि क्या गांधी जी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने दया याचिका लगाई थी, चिट्ठी लिखी थी, या फिर इतिहास कुछ ऐसा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 1915 में भारत आए और इससे पहले ही सावरकर अंग्रेजों के सामने 2 बार दया याचिका लगा चुके थे। इस व्यक्ति का, इस नाम का सारा कुछ भुला दिया गया और कहते हैं कि दया याचिका लगाई या नहीं, माफी मांगी या नहीं सावरकर ने, बस इस पर चर्चा करो। वो व्यक्ति कौन, किस हालात में रहा, क्यों वहां रखा गया, इस पर कोई चर्चा मत करो। लेकिन सच यह भी है कि सावरकर की तरफ गांधी जी से सलाह मांगी जा रही थी। सावरकर के परिवार वाले वीर सावरकर के गांधी जी से सलाह मांग रहे थे, और गांधी जी सावरकर के परिवार, उनके भाई की चिट्ठियों का जवाब भी दे रहे थे। चिट्ठी आपको दिखाता हूं, गांधी जी की चिट्ठी। और ये जो चिट्ठी है सावरकर के भाई को गांधी जी ने 25 जनवरी 1920 को लिखी थी। उनके भाई का नाम था नारायण सावरकर। और गांधी जी ने इस चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि आपकी चिट्ठी मिली है, आपको सलाह देना मुश्किल है, फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाएं जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनैतिक है। मैं ये सुझाव दूंगा कि इस मामले को इस तरह से उठाया जाए कि इस केस में जनता का ध्यान जाए, जैसा कि मैं आपको पहले लिखी चिट्ठी में कह चुका हूं। इसके अलावा मैं अपने स्तर पर, अपने तरीके से इस मामले को देखूंगा। यह महात्मा गांधी की चिट्ठी थी वीर सावरकर के लिए, या आप सावरकर या वीर सावरकर आप तय कीजिए। यह चिट्ठी थी सावरकर के लिए। गांधी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि अगर तुम माफी मांगकर बाहर आना चाहते हो तो ऐसा मत करना, यह बड़ा देश का अपमान हो जाएगा। यह गांधी जी ने कभी नहीं कहा।
गांधी जी ने उनको कल्प्रिट भी नहीं माना, उनको देशद्रोही भी नहीं माना, उनके तरीके को भी गलत नहीं माना, सुझाव दिया कि इस तरीके से करके देखो। इसके बाद 26 मई 1920 में गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लेख लिखा और इस लेख का शीर्षक क्या था? सावरकर बंधु था और सावरकर की रिहाई का केस मजबूत किया गया। इस लेख में गांधी जी ने क्या लिखा? भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेलों में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा दिया, लेकिन अब भी कई राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है। सोचिए अंग्रेजों के कैसे हाथ पांव फूलते थे सावरकर का नाम सुनकर कि दूसरों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वीर सावरकर को नहीं छोड़ा। सावरकर या वीर सावरकर, तय कीजिएगा। इसमें सावरकर बंधुओं का नाम भी है। हिंसा का कोई भी अपराध उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है। यह खुद गांधी जी कह रहे हैं कि सावरकर ने कोई हिंसा नहीं की थी। कुछ आप प्रूव नहीं कर पाए, फिर भी रखा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि जिस व्यक्ति की तस्वीर यहां भी आएगी, आप देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनसे अंग्रेजों की हालत खस्ता कर रखी है। जिसने सावरकर या वीर सावरकर, तय कीजिएगा। एक सच यह भी है कि सावरकर जब लंदन में थे तो गांधी जी एक बार उनसे मुलाकात करने गए थे, या मुलाकात हुई थी दोनों की। तब गांधी जी ने सावरकर से कहा था कि उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। तरीका अलग था। किसी को सुभाष चंद्र बोस का तरीका लगता था, गांधी जी को तो सुभाष चंद्र बोस का तरीका भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनको अहिंसा का रास्ता था। सावरकर को लगता था ये सुनेंगे नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये उनको अंग्रेजों के लिए लगता था। तो उनको लगता था कि इनको ठोको, तब इनको समझ में आएगा कि तुम हमें ठोकते हो तो कैसा लगता है। लेकिन सावरकर ये बात हंसकर टाल दी थी। जब गांधी जी ने कहा कि तुम ज्यादा आक्रामक हो, तो सावरकर ने टाल दिया, इतना सम्मान दिया कि आपका तरीका आपको कबूल, मेरा तरीका मुझे कबूल। और सावरकर कितने दिन जेल में रहे, इसको आप सोचिए। जिस जेल के बारे में बता रहा हूं, वहां आज सावरकर पर सवाल खड़े करने वाले उन परिस्थितियों में 1 महीना रह सकेंगे या नहीं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। अरे 1 महीना ज्यादा बोल दिया, 1 दिन रहेंगे या नहीं। जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लोग बोलते हैं सावरकर ने माफी मांगी थी, उनसे पूछकर दिखाइए कि एक दिन तुम्हें कोल्हू के बैल की तरह जब घुमाया जाएगा बेड़ियों में बांधकर और 13 किलो नारियल का तेल निकलवाया जाएगा, तो दिमाग से किसी को माफीनामे का तेल निकल जाएगा कि इसको बार बार आगे बढ़ाना है उस मुद्दे को। 1 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। और सावरकर कितने दिन जेल में रहे, सोचिएगा। जिस जेल के बारे में कह रहा हूं, 9 साल और 10 महीने यह सावरकर ने जेल में बिताए। यह था उन सावरकर का जेल का वक्त जिसको लेकर चर्चा होती है। जेल में बिताए 9 साल 10 महीने, जहां 1 दिन नहीं रह पाएंगे आज वाले वो ट्विटर वाले सैनिक। मई 1921 में सावरकर को इस जेल से शिफ्ट किया गया। उन्हें सेल्यूलर जेल से हटाकर रत्नागिरी जेल में लाया गया और 6 जनवरी 1924 को सावरकर रत्नागिरी जेल से रिहा हुए। लेकिन जेल से रिहा होने के बावजूद उन पर नजर रखी जाती थी। इतना डर था अंग्रेजों को कि इस आदमी पे नजर रखो कहां जाता है। सावरकर या वीर सावरकर, तय कीजिए। उन्हें अगले 13 साल तक रत्नागिरी की ही सीमा में रखा गया कि यहां से बाहर ना निकले, वरना यह हमारी सीमाएं जो हैं वो सीमित कर देगा। सावरकर या वीर सावरकर, तय कीजिएगा। सावरकर ने, जिन सावरकर की बात कर रहा हूं, उनकी माफी का जिक्र होता है। अब जरा उस पर आता हूं। इतना कुछ आपको बताने और समझाने के बाद अब बात करता हूं सावरकर की 4 दया याचिकाओं की। 4 दया याचिकाएं, या जिनको आप कहिए माफीनामा। यह उनका कानूनी हक भी था। जो आज लोग विरोध करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अनिल देशमुख कहां गायब है, ये मत पूछो। एक नागरिक के तौर पर यह उनका कानूनी हक है कि वो सम्मन इवेड करें और देखें कि उनको क्या कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, फायदा हो सकता है। वो माफीनामा जो उस वक्त का कानूनी हक था, उसको कहते हैं अरे ये तो डरपोक व्यक्ति था, माफी मांग ली इसने। 1911 माफीनामा अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। 1913 नहीं छोड़ा। 1917 नहीं छोड़ा।
1919 नहीं छोड़ा। यह माफीनामा क्यों था, अभी इस पर आऊं, लेकिन आप सोचिए, सावरकर या वीर सावरकर, जो माफीनामा अंग्रेजों को लगता था कि उनका दिया हुआ एक कानूनी अधिकार है, इस व्यक्ति को छोड़ने के लिए 4 बार अंग्रेजों के पास मौके थे, लेकिन उसको नहीं छोड़ा उस व्यक्ति को। सावरकर या वीर सावरकर, सोचिएगा। माफीनामा क्यों लिखा, अब इस पर आता हूं। सावरकर का माफीनामा, लोग इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, और मेरी टीम बता रही है ऊपर से कि ज्यादातर लोग #न्यूज की पाठशाला पर वीर सावरकर लिखकर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिर्फ चैप्टर पूरा बताऊंगा। सावरकर या वीर सावरकर, यह आपको तय करना है। आपको भी लगता है, अगर आप यह बताना चाहते हैं, तो #न्यूज की पाठशाला, यह हैशटैग देख लीजिए, सब में PATHSHAL पाठशाला, इस पर लिखकर भेजिए सावरकर या वीर सावरकर। अपनी राय बताइए देश को। अब यह माफीनामा क्या था, इसको समझना चाहिए आपको। इसमें कोई दो राय नहीं कि सावरकर ने माफी मांगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सावरकर ने 4 बार यह माफीनामा लिखा। हम आपको सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। गांधी जी ने लिखने कहा या नहीं कहा, मेरे लिए तो यह मुद्दा ही नहीं है। गांधी जी ने कह दिया तो ठीक हो जाएगा, और गांधी जी नहीं कहेंगे तो नहीं ठीक होगा। यह इस देश में नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने किया है, लेकिन यह नहीं चलेगा। सवाल यह है कि सावरकर, जो एक अथाह समंदर के बीच नाव से, जहाज से कूद गए, फ्रांस भाग गए, क्योंकि पता था कि ये अंग्रेज जो है वो देश की आजादी के लिए अब लड़ने नहीं देंगे, उनको डूबने का डर नहीं सताया। जो अंग्रेजों की नाक के नीचे लंदन में भारत की पहले स्वतंत्रता संग्राम का जश्न मनाते रहे, क्रांतिकारियों को पैदा करते रहे, तैयार करते रहे, पूरी दुनिया के लोगों से मिलते रहे, माहौल बनाते रहे, उस व्यक्ति ने 4 बार माफीनामा क्यों लिखा होगा, यह सोचिए। अब बताता हूं क्यों। यह इसलिए लिखा माफीनामा, यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। और आप कहेंगे यह कैसी रणनीति माफीनामे की, अभी बताऊंगा। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। जिस व्यक्ति से अंग्रेज कांप रहे थे, जिस व्यक्ति से अंग्रेज कांप रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा यह था कि उन्हें 50 साल जेल में बिताकर कोल्हू के बैल की तरह नारियल का तेल निकालना है, या माफीनामे का जो एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है उसका इस्तेमाल करके रणनीति के तहत बाहर आना है और देश के लिए कुछ करना है, अपने विचारों के लिए कुछ करना है, अपनी सोच के लिए कुछ करना है। ये थे वीर सावरकर या सावरकर, आप तय कीजिए, लेकिन ये थे सावरकर के विचार। अरे कौन मूर्ख होगा, मुझे बताइए, जिस वक्त पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है जनता कि कैसे भारत को आजाद कराया जाए, एक व्यक्ति, ये सावरकर नाम जिससे अंग्रेज थर-थर कांप रहे हैं, वो व्यक्ति क्या समझदार होगा कि वो 50 साल जेल में जो है 22-22 घंटे कोठरी में और बाकी टाइम अंग्रेजों के लिए बैल और घोड़ा बनकर बिता दे? ये समझदारी होगी क्या? उन्होंने नहीं सोचा होगा कि 2021 का एक साल आएगा, 2014 के बाद एक माहौल बनेगा देश में, जब लोग ये नहीं देखेंगे कि मैंने क्या किया इस देश के लिए, वो ये पूछेंगे अरे माफीनामा लिख दिया, डरपोक था, हटाओ इसको। जिनके खुद के बूते का नहीं होगा एक दिन बिताना ऐसी जेल में, वो मुझे डरपोक और वीर होने का सर्टिफिकेट देंगे। ये सावरकर ने नहीं सोचा होगा। उन्होंने सोचा ये रणनीति है, बाहर आओ, इनके थर-थर कांपने को और बढ़ाओ। और वो स्मार्ट क्रांतिकारी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से जब सुझाव मांगा उनके परिवार ने, उनको पता था कि उनका और महात्मा गांधी का विरोध है, तरीका अलग अलग है, लेकिन वो स्मार्ट क्रांतिकारी थे। उनको पता था कि उनको भी साथ लेकर चलना है। ये देश की आजादी अकेले सिर्फ मेरे तरीके से नहीं मिलेगी, और इसीलिए उन्होंने माफीनामा लिखने का निर्णय लिया। वो डर नहीं था, वो देश के लिए समर्पण था कि बाहर निकलो फिर कुछ करके दिखाओ। और तीसरा, क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग,
वो लोगों के कहने के चक्कर में नहीं फंसे, लोगों के कहने में नहीं फंसे कि लोग क्या कहेंगे। और मुझे लगता है, मुझे आपको एक बात बतानी है, उस जमाने में जब सावरकर बाहर आए, माफीनामे पे बाहर नहीं आए, लेकिन जब बाहर आए 1924 में, किसी ने कहा था क्या कि सावरकर तुमने माफीनामा लिख दिया, कैसे आदमी हो? क्या किसी ने कहा था, महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, किसी ने कहा सावरकर तुम डरपोक हो, तुमने माफीनामा कैसे लिख दिया? किसी ने कहा? एक आदमी नहीं था जिसने कहा कि सावरकर तुमने गलत किया। क्यों? क्योंकि वो सब देश के लिए लड़ रहे थे। आज सावरकर को लेकर यह चर्चा इसलिए होती है क्योंकि ये सब लड़ रहे हैं एक कुर्सी के लिए, देश नहीं है एजेंडे में। नेहरू मेरा, गांधी तुम्हारे, सावरकर तुम्हारे, भगत सिंह किसी और के, ये सब बांट लिया है। और इसीलिए सावरकर की 10,000 चीजें उनको नहीं दिखती, वो माफीनामा दिखता है जो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। देश के काम आ सकेंगे ये सोचकर उन्होंने माफीनामा लिखा, लेकिन यह मिटा दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे यह बताइए। अच्छा, बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं, छोड़िए जेल की बात ही नहीं करता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आज आपको। कोरोना का संकट आया ना भाई, कई कंपनियों ने अपने लोगों को बाहर निकाल दिया, नहीं रख पाएंगे। लेकिन कई कंपनियों ने यह ऑप्शन दिया कि सैलरी कट करवा लो, वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन रहो। तुमको निर्णय लेना है कि कम सैलरी में घर चलाना है, घर के काम आना है, घर के लोगों को जिंदा रखना है, क्योंकि नई नौकरी मिलेगी या नहीं ये पता नहीं, या तुमको बाहर बैठना है, बेरोजगार होकर रहना है। कई लोगों ने आधी सैलरी करवा ली और वो नौकरी करते रहे। अब आपको कोई कहे, अरे यार इतने टैलेंटेड आदमी और तुमने आधी सैलरी में काम किया, इसका मतलब तुमने अपने जमीर से समझौता कर लिया, तुमने अपने सम्मान से समझौता कर लिया। लेकिन हालात देखिए, उस आदमी की सोच देखिए, यह है कि अगर ये 50% भी सैलरी आएगी तो मेरा घर तो चलेगा, मैं घर के काम तो आऊंगा। बेरोजगार होकर बैठ गया तो घर कैसे चलेगा, घर के लोग कैसे जिंदा रहेंगे? यह बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया है आपसे जुड़ा हुआ। आपको 50 साल जेल में रहने का ऑप्शन मिले और एक माफीनामा लिखकर बाहर आने का मौका मिले, देश में जितने कैदी है ना, उसमें से 99% बाहर आ जाएंगे। 99%। लो अभी लिख के देता हूं, फेंक देंगे मुंह पर, बाहर छोड़ दो मुझे। और ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के नाम पर जेल गए थे, और उस माफीनामे को जो देश के काम आने का एक जरिया था, उसको तमाशा बनाकर छोड़ दिया गया इस जेल में, इस देश में। जेल से छूटने के बाद सावरकर ने क्या किया? जिस व्यक्ति को रत्नागिरी में बंद करके रख दिया गया कि इससे बाहर आप नहीं जाओगे, 70-30 में लो ये ग्राफिक्स, जिस व्यक्ति को रत्नागिरी में रोक के रख दिया गया कि यहां से बाहर नहीं जाओगे, उसके बावजूद रत्नागिरी में हिंदू महासभा बनाई उन्होंने, हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की किताब लिखी, क्योंकि 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। अब आप कहेंगे हिंदुत्व हिंदुत्व क्यों कर रहे थे? हर किसी का अपना तरीका था देश को जोड़ने का, एक मकसद देने का कि कैसे इस देश को आजाद कराना है अंग्रेजों से। उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता चुना, राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को बना लिया, हिंदू संस्कृति के लिए वैचारिक आंदोलन चलाया। अंग्रेज पूछते तो क्या बोलते? देश की आजादी पर लिखेंगे तो फिर उठाकर जेल में डालेंगे, वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अपनाया, हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की। इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की थी, अगर वो जुट गए तो अपने आप काम हो जाएगा। और अंग्रेज क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूं, क्या किस बात की दिक्कत है तुमको? अंग्रेज को भी बोलते नहीं बनेगा। हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए लोगों की वापसी करवाई, अपने धर्म की चिंता थी उनको। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रेरित किया जेल से बाहर आने के बाद। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया, सभी के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया, पतित पावन मंदिर की स्थापना की जिसमें सभी जा सकते थे। पर यह लोगों को नहीं दिखा। उन्हें लगा जैसे सावरकर माफीनामा लिखकर बाहर आए और लंदन चले गए, अमेरिका चले गए और बीच पर बैठकर आराम से जीवन बिताने लगे।
वो सावरकर वो थे ही नहीं। आराम से जीवन बिताना होता तो फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़कर और वकील बनकर बहुत पैसा कमा रहे होते। सावरकर के लिए कहा जाता था कि उनके जैसे क्रांतिकारी कम ही हुए, जो विचारक भी थे, क्रांतिकारी कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे। अंडमान की जेल में रहते हुए उन्होंने पत्थर के टुकड़ों से दीवारों पर 6000 कविताएं लिख दी थी और उन्हें कंठस्थ कर लिया था। सावरकर पर अटल जी ने भी एक कविता लिखी थी, उसे आज आपको सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए अटल जी ने सावरकर के लिए क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। अफसोस यह है कि जो लोग उन पर टिप्पणी करते हैं, ना उनमें ऊंचाई है और गहराई तो छोड़िए, छिछलापन इतना है कि कह नहीं सकते। 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के सचिव श्री पंडित बाखले को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को भारत का महान सपूत बताया था। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर लिखा था। यह उनको सुनना चाहिए जो आज पॉलिटिक्स के लिए सावरकर या वीर सावरकर की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए किसके लिए कर रहे हैं। क्या गांधी, नेहरू या किसी बड़े नेता ने सावरकर की इस बात पर आलोचना की? एक चिट्ठी दिखाइए जिसमें गांधी ने, नेहरू ने, किसी बड़े नेता ने सावरकर की आलोचना की हो? नहीं। उन सबको पता था कि यह पूरा का पूरा जो माफीनामा का कांड आज बनाया जा रहा है, वो सिर्फ एक रणनीति थी देश के काम आने की। किसी ने पूछा था उस वक्त कि माफी क्यों मांग ली? क्योंकि आजादी की लड़ाई में सबके अपने अपने अलग अलग तरीके थे, अपने अपने विचार थे। उसके लिए सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। हमने आजादी के नायकों को अपने अपने वैचारिक खांचों में बांट दिया और यहीं से दिक्कतें शुरू। एक ब्रेक लेना है, लेकिन आपसे फिर कह रहा हूं, #न्यूज की पाठशाला में आज बताइए, ये पूरा चैप्टर देखने के बाद आपके लिए वो सावरकर थे या वीर सावरकर थे। और हां, ब्रेक पर जाने से पहले जरा हमारी पाठशाला की सबसे नन्ही स्टूडेंट से मिलते हुए जाइए। बहुत दिलचस्प है, ये प्यार आप लोगों का बड़ा यहां छूता है। देखिए जरा, बहुत प्यारा है। क्यों, क्या बात, नाराज है?
अच्छा नहीं, परेशान है। आप अकेले नहीं हैं, टीवी न्यूज़ वाला हर आदमी परेशान है, क्योंकि नेता हमारे अब नेता छुपा है और पत्रकार है। अब बताइए, कहे जो आपको समझे और आपको आपके तरीके से बता दीजिए। नहीं है ना, मेरी न्यूज़ की पाठशाला में आई, यहाँ सबकी क्लास लगेगी। आइए अब हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं जरा। जो मोदी जी वाला फॉर्मूला था वो आपको कल बड़े डिटेल में समझाऊंगा। अभी पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, वक्त थोड़ा कम बचा है। मुगल सीरीज के हुमायूं चैप्टर में हमने आपको बताया था कि 1556 में हुमायूं की मौत हुई थी। उसकी मौत की खबर को 13 दिन तक दबाया गया था। उसके हमशक्ल को गद्दी पर बिठाया गया था। हुमायूं के वफादार बैरम खान ने हुमायूं के बेटे अकबर को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। अब अकबर चैप्टर में देखिए कि आगे क्या हुआ। अकबर हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा था। उसका जन्म उमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। ये अकबर था। वो आप ऋतिक रोशन में मत फंसे रहिए, वो अकबर को पोर्ट्रे कर रहे थे फिल्म में। अकबर का जन्म तब हुआ जब हुमायूं के बुरे हालात थे। तब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर दर दर ठोकरे खा रहा था। इसलिए हुमायूं ने अकबर को अपने भाई के घर भेज दिया था। लगा हम पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, इसको तो भाई के घर पे रखो। हालांकि भाई बहुत अच्छे नहीं थे, सब धोखेबाज ही थे, लेकिन अकबर की परवरिश हुमायूं के भाई मिर्जा अस्करी के यहाँ हुई। अकबर का ज्यादातर बचपन कंधार और काबुल में बीता था। बुरे हालातों के बीच अकबर पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सबको लगा ये लोग क्या करेंगे, खत्म है, इसको क्या परेशानी लेना इसकी। बादशाही खानदान में होने के बावजूद उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। काबुल में अकबर को सिर्फ सैन्य शिक्षा मिल सकी थी। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के 7 महीने बाद जब हुमायूं की मौत हुई तो उस वक्त अकबर की उम्र मात्र 13 साल थी। हुमायूं की मौत के वक्त अकबर बैरम खान के साथ पंजाब में था। अकबर को हुमायूं ने छोटी उम्र में ही तैयार करना शुरू कर दिया था। हुमायूं को लगता था कि अकबर मुगल सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक होता है अंदर से गट फीलिंग भी होती है, उस जमाने में भी होती थी। 1551 में अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया। उस समय अकबर की उम्र केवल 9 साल की थी। हुमायूं ने मुनीम खान को अकबर का संरक्षक बनाया। 1555 में हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित किया। दोबारा दिल्ली फतह के बाद अकबर को लाहौर का गवर्नर भी बना दिया। मुनीम खान को हटाकर बैरम खान को अकबर का संरक्षक बनाया गया। 1556 में हुमायूं की मौत के बाद अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बना। पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अकबर से पहले बाबर और हुमायूं बादशाह शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अकबर को शहंशाह कहकर बुलाया गया। शहंशाह का मतलब होता है जिसके अधीन कई बादशाह हों, मतलब बादशाह से ऊपर वाला। जिस वक्त अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बना उस वक्त पूरा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ। अंग्रेज इतिहासकार डॉक्टर वी स्मिथ के मुताबिक अकबर भले शहंशाह बन गया था, लेकिन उसके कब्जे में बहुत कम प्रांत थे। ताजपोशी के वक्त अकबर के पास केवल पंजाब था। दिल्ली पर तारदी बेग गवर्नर बनकर राज कर रहा था। राजपुताना में राजपूत स्वतंत्र शासन कर रहे थे। मालवा और गुजरात पर अफगानों का राज था। मुल्तान, सिंध और बंगाल में भी स्वतंत्र शासन था। बिहार पर उस समय आदिल शाह का राज चल रहा था। यह 1556 का साल था जो आदिल शाह बिहार पर राज कर रहा था। वो सिकंदर शाह सूरी का भाई था। आदिल शाह ने हेमचंद्र, जिसे हेमू के नाम से भी जानते हैं, को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। हेमू आगे चलकर दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा था। इतिहासकारों के मुताबिक आदिल शाह अय्याश किस्म का शासक था। अब उस वक्त ज्यादा कुछ होता नहीं था तो लोग यही करते थे। व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक थोड़ी था। टाइम पास में लगा मैं राजा हूं और क्या करूं, तो अय्याशी करने लगे। उसने हेमू के हाथ में एक तरह से सारी जिम्मेदारी सौंप दी और अपना अय्याशी करने लगा। इसका फायदा हेमू ने उठाया। हेमू ने हिंदुस्तान से मुगलों को भगाने की योजना बनाई। हुमायूं की मौत के बाद हेमू ने मुगलों को भगाना शुरू किया। हेमू ने आगरा के मुगल गवर्नर को हराकर आगरा पर कब्जा किया। फिर आगरा की अकूत संपत्ति पर कब्जा किया। अपनी विशाल सेना के साथ हेमू दिल्ली की तरफ बढ़ा। तब दिल्ली के गवर्नर तारदी बेग ने अकबर से मदद मांगी। तब अकबर और बैरम खान पंजाब के गुरदासपुर के पास थे। बैरम खान ने मोहम्मद शेरवानी के साथ बड़ी सेना भेजी। अक्टूबर 1556 में हेमू और मुगलों के बीच
पहला युद्ध हुआ। दिल्ली के पास तुगलकाबाद में यह युद्ध हुआ जिसमें हेमू की जीत हुई। अकबर के शुरुआती दिनों में ही हेमू के रूप में बड़ी चुनौती सामने आ गई। अकबर की उम्र 13 साल, सारे फैसले बैरम खान ले रहा था। हेमू की चुनौती को किस तरह से अकबर और बैरम खान ने पार किया, यह आपको पाठशाला में कल बताएंगे। लेकिन फिलहाल पाठशाला में आज के लिए इतना ही। आपको एक होमवर्क तो देकर जा ही रहा हूं। अभी सावरकर साहब वाला जो चैप्टर बताया था उसमें ट्वीट जरूर कीजिए #न्यूज़ की पाठशाला, सावरकर या वीर सावरकर। नमस्कार।